नमस्ते। मैं हूं आपका एआई टीचर और स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एलएम क्लासेस में। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उन्हें सुनाते हैं। और अपनी कल्पना की शक्ति से उन्हें महसूस कराते हैं। आज हम 12th बिहार बोर्ड के हिंदी विषय की किताब दिगंत भाग 2 के गद्य खंड की एक गहरी पड़ताल, एक डीप डाइव शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुल 13 चैप्टर है और हमारा मिशन सिर्फ सारांश बताना नहीं है, बल्कि इन कहानियों, इन निबंधों और एकांकियों की आत्मा को समझना है। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं सुने हैं, तो पहले उसे जरूर सुने। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। एक स्कूल का मैदान, क्लास के अंदर बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं और बाहर एक छोटा बच्चा पूरे मैदान में झाड़ू लगा रहा है। जी। 1 दिन, 2 दिन, पूरे 3 दिन। तीसरे दिन उसके पिता उसे देख लेते हैं और हेडमास्टर से सीधे जाके कहते हैं, मास्टर हो, इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखे मास्टर, यू इधर ही पड़ेगा। ये शब्द ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो पढ़ने वाले को अंदर तक हिला के रख देता है। बिल्कुल। और आज हम इसी दस्तावेज और इसके लेखक के जीवन की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जूठन के कुछ बहुत ही मार्मिक अंश हैं और वाल्मीकि जी के जीवन पर कुछ लेख। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे व्यक्तिगत पीड़ा और अपमान जब शब्दों में ढलते हैं तो वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज की चेतना पर एक सवालिया निशान बन जाते हैं। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के बरला गांव में जन्मे ओम प्रकाश वाल्मीकि की लेखनी में वो कौन सी आग थी जिसने हिंदी साहित्य में एक नई बहस छेड़ दी। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां एक बच्चे का भविष्य बनना चाहिए, स्कूल से। लेकिन उनके लिए स्कूल का पहला अनुभव सम्मान का नहीं, अपमान का था। और ये अनुभव उनके जीवन की दिशा तय करने वाला था। हाँ, वो स्कूल वाला किस्सा तो मतलब भुलाए नहीं भूलता। हेडमास्टर कलीराम उन्हें बुलाते हैं, नाम पूछते हैं और नाम के साथ जाति का पता चलते ही सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। किताब में वो लिखते हैं कि हेडमास्टर ने तिरस्कार से पूछा, चूड़े का है? और उनके जी कहते ही उन्हें शीशम के पेड़ की टहनियों से बनी एक झाड़ू थमा दी गई। आदेश था, पूरे स्कूल के मैदान को साफ करो। और वो कोई छोटा मोटा मैदान नहीं था, उनकी कमर से कई गुना बड़ा था। सोचकर ही अजीब लगता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, उससे ये सब करवाया जा रहा था। वो लिखते हैं कि झाड़ू लगाते लगाते उनकी कमर में दर्द होने लगा, चेहरा धूल से पूरा भर गया। हाँ, मुंह के भीतर धूल घुस गई, पर पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। और सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि ये सब कुछ सबके सामने हो रहा था। क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे और वो अकेले मैदान में झाड़ू लगा रहे थे, जबकि हेडमास्टर अपने कमरे से उन्हें देख रहे थे। ये सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। बिल्कुल। बच्चे के मन में ये बात बिठाने की कोशिश थी कि तुम्हारी जगह क्लास के अंदर नहीं, बाहर है। और ये सिलसिला 1 दिन नहीं 3 दिन तक चला। यहाँ पर सवाल उठता है कि एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा। ये तो उसके आत्मविश्वास को हमेशा के लिए तोड़ने जैसा है। निश्चित रूप से। तीसरे दिन जब वो डरते डरते क्लास के एक कोने में बैठ गए तो हेडमास्टर ने उनकी गर्दन दबोची और उन्हें क्लास से बाहर घसीट लाए। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने शायद वाल्मीकि जी के भविष्य की दिशा ही बदल दी। उनके पिताजी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को रोते हुए झाड़ू लगाते देख लिया। मुझे लगता है कि उस पिता के लिए वो पल कितना मुश्किल रहा होगा, पर उन्होंने जो किया वो असाधारण था। उन्होंने लेखक के हाथ से झाड़ू छीनी और सीधे हेडमास्टर के पास पहुंच गए। उस एक आवाज के पीछे कितनी पीढ़ियों का दबावा गुस्सा और एक बेहतर भविष्य की कितनी बड़ी उम्मीद रही होगी। वो चीख कर बोले, मास्टरो, इसलिए जा रहा हूं, पर यो इधरे पढ़ेगा, इसी मदरसे में। और यो अकेला नहीं, इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने को। ये शब्द सिर्फ एक पिता का गुस्सा नहीं थे, ये शिक्षा के अधिकार का एक जोरदार ऐलान था। और ये ऐलान कितना जरूरी था इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि वाल्मीकि जी की अपनी पढ़ाई भी आसान नहीं रही। 12वीं में असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अच्छा। देहरादून जाकर आगे की पढ़ाई की और 1992 में एमए पूरा किया।
उनके पिता का वो साहस शायद उनके लिए जीवन भर एक प्रेरणा बना रहा। बिल्कुल। जैसा कि हमारे एक स्रोत में जयप्रकाश करदम कहते हैं, हजारों साल से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। सही बात है। वाल्मीकि के पिता इसी चक्र को तोड़ना चाहते थे। वो जानते थे कि शिक्षा ही वो एकमात्र हथियार है जो उनके बेटे को इस अपमानजनक जीवन से बाहर निकाल सकता है। स्कूल का यह अनुभव तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अपमान और पीड़ा उनके जीवन में दूसरे रूपों में भी मौजूद थी, और शायद सबसे बड़ा प्रतीक था इस किताब का नाम ही जूठन। ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। ये शब्द उस पूरी सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। किताब में वाल्मीकि जी याद करते हैं कि शादी ब्याह के मौकों पर जब ऊंची जाति के मेहमान और बाराती खाना खा रहे होते थे तो उनका पूरा परिवार दरवाजे के बाहर एक टोकरी लेकर बैठा रहता था, इंतजार में। हाँ, इंतजार इस बात का कि कब मेहमान खाना खाकर अपनी पत्तलें फेंकें। और उन पत्तलों से खाना इकट्ठा किया जाता था, मतलब बची खुची पूड़ियाँ और मिठाइयाँ। हाँ, उसी को जूठन कहते थे। उन जूठी पूड़ियों को घर लाकर चारपाई पर कपड़ा डालकर सुखा लिया जाता था। और फिर बाद में बरसात के मुश्किल दिनों में जब कोई काम नहीं मिलता था तब उन्हीं सूखी पूड़ियों को पानी में उबालकर मिर्च नमक डालकर खाया जाता था। ये सुनना भी बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ खाना देने से मना करना नहीं है, ये तो किसी के इंसान होने के वजूद को ही कमतर आंकना है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि किताब में लेखक बताते हैं कि कैसे उनके समुदाय के बड़े बुजुर्ग उन बारातों की तारीफ करते थे जहां से ज्यादा जूठन मिलती थी। इस मानसिकता को कैसे समझा जाए? ये उस व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब अपमान और अभाव को जीवन की सच्चाई मान लिया जाता है तो इंसान उसी में गुजारे के रास्ते ढूंढने लगता है। वो उस जूठन को भी एक कह सकते हैं नेमत समझने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। ये एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन है, यानी दमन का सामान्यीकरण। लेकिन एक घटना ने लेखक के मन में इस सामान्यीकरण के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। आप सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी वाली घटना की बात कर रही हैं? हाँ, वो एक बेहद अपमानजनक घटना थी। लेखक की माँ मुकुंदी देवी दरवाजे के बाहर अपनी टोकरी के साथ बैठी थी, इस उम्मीद में कि कुछ जूठन मिलेगी। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो उन्होंने सुखदेव सिंह त्यागी से कहा कि पत्तलों से जो जूठन है वो उन्हें दे दें। और त्यागी का जवाब क्या था? त्यागी ने उन्हें झड़क दिया, कहा, अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरी और चलती बन। उफ। ये शब्द सिर्फ भोजन से इनकार नहीं थे, ये सीधे सीधे किसी के आत्मसम्मान पर, उसकी इंसानियत पर हमला था। उस दिन माँ बिना कुछ कहे घर लौट आईं। लेखक कहते हैं कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल पाए। वो अनुभव उनके मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। ये अपमान सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, इसका एक बहुत ही क्रूर शारीरिक रूप भी था, जो उन कामों में दिखता था जिन्हें करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। बिल्कुल। वाल्मीकि जी एक और दर्दनाक घटना का जिक्र करते हैं। गांव के एक ब्रह्मदेव तगा का बैल मर गया था। उसे उठाने और उसकी खाल उतारने के लिए उनके घर खबर भेजी गई। उनके चाचा को मजबूरन जाना पड़ा और माँ ने लेखक को भी उनकी मदद के लिए भेज दिया, जबकि वो स्कूल में पढ़ रहे थे। उस काम की विभत्सता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक मरे हुए जानवर की खाल उतारना, ये काम शारीरिक रूप से जितना मुश्किल था, मानसिक रूप से उससे कहीं ज्यादा। लेखक बताते हैं कि उनके चाचा की हिम्मत जवाब दे रही थी, उनके हाथ कांप रहे थे। किसी तरह उन्होंने वो काम पूरा किया और खाल का एक भारी गट्ठर बनाया। फिर शुरू हुई असली परीक्षा। उस भारी बदबूदार खाल को सिर पर रखकर मीलों पैदल चलना। यहाँ सिर्फ शारीरिक मेहनत की बात नहीं है ना? नहीं, उस काम के साथ जुड़े सामाजिक अपमान का बोझ शायद उस खाल के बोझ से भी ज्यादा भारी रहा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो बोझ उनके शरीर से ज्यादा उनके मन पर था। वो लिखते हैं कि रास्ते में जब उनके स्कूल का एक सहपाठी मिला और उसने पूछा कि ये क्या है, तो वो शर्म से जमीन में गड़ गए। वो खाल का बोझ असल में उनकी जाति का बोझ था, जिसे समाज ने उन पर लाद दिया था। यह एक तरह से उन्हें याद दिलाने का तरीका था कि तुम पढ़ लिख कर भी अपनी जगह नहीं भूल सकते। और ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो पढ़ाई करके इस पहचान से बाहर निकलना चाहते हैं और दूसरी तरफ समाज उन्हें बार बार उसी गंदगी में खींच रहा है। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी, उनकी भाभी। हाँ, ये कहानी का एक निर्णायक मोड़ है। जब उनकी भाभी ने उन्हें सिर से पैर तक गंदगी में सना हुआ घर आते देखा तो वो रो पड़ी। उन्होंने माँ से जो कहा वो शब्द वाल्मीकि के लेखन की आत्मा बन गए। उन्होंने कहा, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। यह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक विद्रोह था, सम्मान से जीने की आकांक्षा का विद्रोह। बिल्कुल,
ये उस पारंपरिक सोच के खिलाफ एक आवाज थी जिसने इस गंदगी को नियति मान लिया था। लेखक कहते हैं, भाभी के वे शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। उन शब्दों ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि इस गंदगी से बाहर निकलना संभव है, कि एक बेहतर जीवन की कल्पना की जा सकती है। यही छटपटाहट बाद में उनकी रचनाओं की मुख्य ताकत बनी। ये जानना भी जरूरी है कि वाल्मीकि जी सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं लिख रहे थे। उन्होंने देहरादून और चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में नौकरी की, एक अधिकारी के पद तक पहुंचे। जी। उन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की एक नाट्य संस्था भी चलाई। मतलब वो उस दुनिया से बाहर निकले, लेकिन उसे भूले नहीं। यही उनके लेखन की सबसे बड़ी खासियत है। उनका लेखन एक मील का पत्थर इसलिए बना क्योंकि इसने पहली बार हिंदी साहित्य के तथाकथित मुख्य धारा के पाठकों को उस दुनिया की सच्चाई से सीधे रूबरू कराया, जिसे वे जानते तो थे पर महसूस नहीं करना चाहते थे। सही बात है। जूठन ने पीड़ा को केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि एक राजनीतिक बयान बना दिया। उन्होंने सिर्फ सृजनात्मक लेखन ही नहीं किया बल्कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जैसी आलोचनात्मक किताब भी लिखी, जिसने इस विमर्श को एक सैद्धांतिक आधार दिया। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्हें सदियों तक शिक्षा और सम्मान से वंचित रखा गया है। स्कूल में झाड़ू लगाने से लेकर जूठन इकट्ठा करने और मरे हुए जानवरों की खाल उतारने तक, हर घटना उस सामाजिक व्यवस्था पर एक तीखा सवाल है। वाल्मीकि का लेखन एक तरह से स्मृति को पुनः प्राप्त करने का एक प्रयास है। ये उस इतिहास को दर्ज करना है जिसे मुख्यधारा के इतिहास ने कभी जगह नहीं दी। उनका लेखन हमें उस सच्चाई से रूबरू कराता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय और समानता का असली मतलब क्या है और क्या एक समाज के तौर पर हम वहां तक पहुंच पाए हैं। आज की ये पड़ताल एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। वाल्मीकि का लेखन व्यक्तिगत अनुभवों से उपजा है, लेकिन ये सिर्फ आक्रोश या प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समाज का एक दस्तावेज है। ये सोचने वाली बात है। व्यक्तिगत कहानियां और आत्मकथाएं हमें इतिहास और समाज के बारे में ऐसा क्या सिखा सकती हैं जो बड़े बड़े अकादमिक ग्रंथ या आंकड़े नहीं सिखा पाते। और हमारे आसपास ऐसी कितनी अनकही कहानियां हैं जो सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। अगर आपका कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक फ्रेश और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।